दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 अर्थात जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर केवल राज्य विभेद कर सकता है के बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर अनुच्छेद 15 क्या है, इसका नागरिकों के लिए महत्व क्या है और इसका देश के लिए महत्व क्या है, और नागरिक और देश के मध्य अनुच्छेद 15 किस तरीके से एक संबंध स्थापित करता है, अर्थात नागरिक और देश के मध्य किस तरीके से एक संवैधानिक संबंध स्थापित करता है, ताकि राष्ट्र के नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर सशक्त किया जा सके। ये अनुच्छेद 15 नागरिकों को शक्ति देता है कि नागरिक स्वयं की पहचान के आधार पर स्वयं को राष्ट्र के निर्माण में स्थापित कर सके। अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से विभेद नहीं करेगा। केवल इन आधारों पर अर्थात अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, धर्म, मूल वंश, जाति एवं जन्म स्थान, क्योंकि ये किसी नागरिक की एक व्यक्तिगत पहचान होने के साथ साथ उसके एक स्थायित्व की पहचान होती है। अगर इन आधारों पर राज्य नामक प्रणाली नागरिकों के साथ विभेद करना शुरू कर देती है तो नागरिक अपने मूल स्वरूप से कमजोर हो जाएगा, अर्थात नागरिक की पहचान कमजोर हो जाएगी और नागरिक जिस पहचान के साथ राष्ट्र से जुड़ा हुआ है वो पहचान कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नागरिक जिस पहचान के साथ भी स्वयं जन्म लेता है, वो जो उसके धर्म है, मूल वंश है, जाति एवं जन्म स्थान है, वो उसके स्थायित्व की पहचान है, नागरिक के स्थायित्व की पहचान है। और इस आधार पर कोई भी राज्य नामक प्रणाली राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, केवल इस आधार पे। यहाँ पे केवल शब्द यह दर्शाता है कि अन्य आधारों पर राज्य विभेद कर सकता है, लेकिन जो अन्य आधार भी होंगे उनमें भी युक्तियुक्त संबंध होगा, अर्थात वहाँ पे भी न्याय संगत तरीके से विभेद किया जाएगा। और उस विभेद के पीछे का मुख्य उद्देश्य भी होगा कि नागरिकों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि धर्म, मूल वंश एवं जाति व जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से विभेद नहीं करेगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह होता है कि नागरिक जिस पहचान के साथ खड़ा है, नागरिक जिस पहचान के साथ स्वयं को स्थायित्व देता है और स्वयं की पहचान बनाए हुए, उस पहचान के आधार पर राज्य किसी भी स्वरूप में विभेद नहीं करेगा, अर्थात राज्य नामक प्रणाली में आने वाले वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हो, चाहे वो किसी भी अन्य द्वारा स्थापित हो, उन पर विभेद नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इन आधारों पर विभेद किया जाता है तो नागरिक अपनी पहचान के साथ भी हम कह सकते हैं कि अन्याय को प्राप्त करेगा, नागरिक अपनी पहचान के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए नागरिक की पहचान को बनाए रखने के लिए नागरिक की पहचान के आधार पर राज्य कभी विभेद नहीं करेगा। ये हमारा एक अनुच्छेद 15 में एक संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद 15 के आधार पर हमारे राष्ट्र की ज़रूरत है कि हम नागरिक को उसकी पहचान के साथ खड़ा करें और उसकी पहचान के साथ खड़ा करने के साथ साथ उसको राष्ट्रव्यापी तौर पर उसको निर्मित करें। दोस्तों, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उस पर प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से उपभोग करता है, अर्थात कोई भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उस पर प्रत्येक देश के नागरिक का समान रूप से हक होता है, और यही हक उस नागरिक के नागरिक होने के अधिकार की हम कह सकते हैं कि पूर्ति करता है। अगर कहीं पे किसी सार्वजनिक स्थल पे, किसी सार्वजनिक भोजनालय पे या किसी सार्वजनिक अन्य स्थानों पे अगर नागरिक को इन आधारों पर विभेद किया जाता है, उसके साथ असमान बर्ताव किया जाता है, तो नागरिक की पहचान के साथ हम विभेद कर रहे होते हैं। और जब नागरिक अपनी पहचान के साथ विभेद महसूस करता है तो नागरिक के समस्त पहचान ही नष्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारा मुख्य ध्येय ये भी है कि नागरिक की व्यक्तिगत पहचान को संरक्षित करने के साथ साथ उसको राष्ट्रव्यापी निर्माण में कैसे ढाला जाए। अर्थात हम अनुच्छेद 15 में जहाँ एक तरफ नागरिक की व्यक्तिगत पहचान, चाहे वो धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो एवं जन्म स्थान हो, न सिर्फ उसको सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि इस आधार पर नागरिक को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नागरिक की जो व्यक्तिगत पहचान है उसको संरक्षित किया जाए, साथ साथ राष्ट्रव्यापी पहचान में उस नागरिक की व्यक्तिगत पहचान को कैसे ढाला जाए ताकि हम संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत स्वरूप में निर्मित कर सके। ये अनुच्छेद 15 का मुख्य ध्येय भी है कि नागरिक को उसके नागरिक के स्वरूप को संरक्षित करते हुए उसको राष्ट्र के स्वरूप में व्यवस्थित किया जाए और राष्ट्र के निर्माण में नागरिक को सहायक के रूप में ढाला जाए। और ये हमारी अनुच्छेद 15 में विशिष्ट विशेषता दिखाता है कि हम नागरिक को इन आधारों पर विभेद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अन्य आधारों पर जहाँ पे केवल शब्द दिखाया गया है, केवल शब्द ये दिखाता है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा लेकिन अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। वो अन्य आधार ये तय करेंगे कि राज्य जिन आधारों पर विभेद करेगा उसके पीछे भी संवैधानिक
युक्तिसंगत विभेद होना चाहिए, उसमें भी न्याय समाहित होना चाहिए, उसमें भी नागरिक का न सिर्फ कल्याण समाहित होना चाहिए बल्कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी और मैक्सिमम वेलफेयरनेस इन्वॉल्व होना चाहिए, जो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हो बल्कि नागरिकों के हितों की पूर्ति भी करता हो। क्योंकि कोई भी विभेद न्याय को स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। अगर हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में कोई विभेद समाहित है, चाहे वो अनुच्छेद 15 में केवल शब्द में समाहित हो या अन्य आधारों पर समाहित हो, उसका मुख्य ध्येय होता है कि हम नागरिकों के उस वर्ग को खड़ा करने की कोशिश करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य आधारों पर पिछड़ा हुआ है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। और यही अनुच्छेद 15 की वास्तविक खूबसूरती भी है कि हम अनुच्छेद 15 में जो विभेद कर रहे हैं केवल आधार पे, अनुच्छेद 15 में जो केवल शब्द में विभेद छुपा हुआ है वो भी राज्य नामक प्रणाली जब विभेद को हम कह सकते हैं स्पष्ट करने की कोशिश करेगी तो उसके पीछे भी एक युक्तिसंगत कारण होगा, एक ऐसा कारण होगा जिसमें नागरिकों का कल्याण समाहित होगा और नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता को मिटाने की कोशिश होगी। एक शैक्षणिक, चाहे वो शैक्षणिक असमानता हो, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो व्यवस्थागत असमानता हो जिसमें नागरिक व्यवस्थाओं से नहीं जुड़ पा रहा हो या नागरिक एक नागरिक होने के नाते राष्ट्र से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा हो। इन असमानता की खाइयों को पाटने के लिए हम विभेद को युक्ति संगत बनाते हैं, विभेद को संवैधानिक बनाते हैं और विभेद को कानूनी रूप से स्वीकार्य बनाते हैं। और यही स्वीकार्यता तय करती है कि हम विभिन्न वर्गों के मध्य जो असमानता है, जो हम कह सकते हैं कि जो एक आर्थिक असमानता है, एक सामाजिक असमानता है, एक शैक्षणिक असमानता है और एक व्यवस्थागत असमानता है, उसमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और यही संतुलन तय करता है कि विभिन्न वर्गों के नागरिकों के मध्य हम एक समान धरातल स्थापित करें और उस समान धरातल में एक संपूर्ण राष्ट्र को खड़ा करें। अर्थात राष्ट्र को निर्मित करने के लिए हम विभेद स्थापित करते हैं और यही विभेद तय करता है कि हम विभिन्न लोगों के मध्य किस तरीके से समन्वय स्थापित करते हैं और इस समन्वय के माध्यम से हम राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। और यही अनुच्छेद 15 का मुख्य ध्येय भी है। दोस्तों, जो भी राजनीति से पोषित जो भी सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे वो कुएं हो, तालाब हो, सार्वजनिक शौचालय हो, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हो, सार्वजनिक चिकित्सालय हो, अगर उन पर राज्य विभेद करना शुरू कर दे तो यहाँ पे नागरिकों में एक असमानता जन्म लेगी, एक वैचारिक असमानता, एक मानसिक असमानता और एक व्यवस्थागत असमानता। और यह असमानता हमें राष्ट्र को विखंडित कर सकती है। इसलिए जो भी सार्वजनिक संपत्तियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, उनमें राज्य नागरिकों के साथ कोई भी विभेद उत्पन्न नहीं करता है, ना ही विभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता है, बल्कि नागरिकों को उस सार्वजनिक संपत्ति को समान रूप से उपभोग करने का अधिकार दिया जाता है। और यही अधिकार नागरिक को अनुच्छेद 15 में नागरिक बोध का नागरिक दायित्व बोध कराता है, नागरिक का दायित्व बोध कराता है और नागरिक को यह महसूस कराता है कि हम तुम्हारी पहचान के आधार पर कभी ना विभेद करेंगे संवैधानिक रूप से और ना ही किसी सार्वजनिक संपत्ति पर आपको आपके हक की पूर्ति को बाधित किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही राज्य की हम कह सकते हैं बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए कोई विशेष उपबंध स्थापित करने से यह अनुच्छेद बाधित नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द में यह दर्शाया गया है कि अगर राज्य के बालकों के हित के लिए, राज्य के हम कह सकते हैं स्त्रियों के हित के लिए अगर हमें कोई विशेष उपबंध या विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ती है जिसमें विशेष प्रावधान और विशेष छूट समाहित हो, तो वो राज्य के कल्याण के लिए ही है। इसलिए अनुच्छेद 15 में केवल शब्द इस बात की भी इजाज़त देता है कि हम कुछ विशेष उपबंधों की स्थापित कर सकें, विशेष उपबंधों को स्थापित कर सकें ताकि हम असमानता की खाई को पाटने के लिए कुछ विशेष छूट राज्य के नागरिकों को दे सके, चाहे वो वयस्क नागरिकों, राज्य के पिछले नागरिकों को हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों को हो, राज्य की महिलाओं को हो या राज्य के बालकों को हो, राज्य के बालकों की कौमार्यावस्था को संरक्षित करने के लिए। दोस्तों, अगर राज्य के अधीन कोई व्यक्ति किसी विश्वास के पद को प्राप्त करता है, कोई पद धारण करता है, तो विदेश से प्राप्त होने वाला कोई भी भेंट, उपलब्धि एवं पद बिना राष्ट्रपति की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 15 में समाहित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है क्योंकि जब कोई व्यक्ति राज्य के प्रति कोई पद की प्राप्ति करता है तो वो राज्य के प्रति एक विश्वास को प्राप्त करता है, राज्य के प्रति उसमें विश्वास होता है। अर्थात उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उस पद में रहते हुए वो राज्य के प्रति अपने विश्वास, उस पद के प्रति विश्वास की पूर्ति करे और स्वयं के दायित्वों की पूर्ति राज्य के दायित्वों की पूर्ति उस पद के माध्यम से करे। इसलिए अगर कोई विदेश से कोई भेंट, उपहार या कोई अन्य चीज़ पर अन्य
उपलब्धि एवं पद को प्राप्त करता है तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अर्थात राष्ट्रपति की सहमति का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति उसको न्यायसंगत न्यायसंगत तरीके से उसका परीक्षण करेगा कि इस उपलब्धि, इस पद को प्राप्त करने में कहीं राज्य के हित को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। अगर राज्य के उस पद के हित को, जो जिस पद में वो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, वो ठेस पहुंचती है तो उस भेंट, उपहार एवं पद को वहीं पे रोक दिया, उस पद को प्राप्त नहीं करने दिया जाएगा। और यही हमारी अनुच्छेद 15 की खूबसूरती है कि हम किस तरीके से न सिर्फ नागरिक की व्यक्तिगत पहचान को संरक्षित करते हैं, प्लस उसको पद में लाने के लिए उसकी व्यक्तिगत पहचान को बाधक नहीं बनाते बल्कि सहायक बनाते हैं। और साथ ही नागरिक को उसकी पहचान के साथ जोड़ते हुए, उसकी व्यक्तिगत पहचान के साथ जोड़ते हुए उसको राष्ट्र की पहचान में समाहित करते हैं, ताकि व्यक्तिगत पहचान के माध्यम से नागरिक एक राष्ट्रीय पहचान को स्थापित कर सके। और ये राष्ट्र के सर्वोत्तम हित एवं कल्याण के लिए भी एक, हम कह सकते हैं कि आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति नागरिक स्वयं की पहचान को संरक्षित रखते हुए कर सकता है। और यही हमारी अनुच्छेद 15 की खूबसूरती भी है। दोस्तों, आई होप आज का ये अनुच्छेद 15 के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि अनुच्छेद 15 क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको क्यों हमने अपनाया, और ये वास्तव में किस तरीके से हमें एक स्पष्ट पहचान देने की कोशिश करता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।